फ्रेंड्स वेलकम बैक। आज हम पार्ट बी स्टार्ट करेंगे यूनिट 22 का मॉड्यूल डी में एबीएम में। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम तक बिल रिसीवेबल से पहले वाला पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं बिल्स रिसीवेबल्स फाइनेंस बाय द बैंक्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो रिसीवेबल्स होते हैं वो आपका करंट एसेट्स का पार्ट होते हैं। इसमें जब आप किसी को क्रेडिट में कस्टमर्स को जैसे सेल्स कर रहे हो ऑन क्रेडिट, ठीक है, तो उस टाइम आपका ये रिसीवेबल वाला बनता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इफ़ द क्रेडिट सेल्स आर बेस्ड ऑन इनवॉइस अलोन द अमाउंट रिसीवेबल्स फ्रॉम द कस्टमर इज रिप्रेजेंटेड इन द अकाउंट एज बुक डेब्ट्स और सन्ड्री डेब्टर्स। ठीक है, मीन्स क्या किया, अगर आपने कोई क्रेडिट पे सेल किया कोई आइटम, ठीक है, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया उसको क्रेडिट पे सेल कर दिया, आपने कहा कि ठीक है आज मैं ये बेच दे रहा हूँ, कल आप मुझे बाद में 1 महीने बाद 2 महीने बाद कुछ टाइम बाद के बाद जो भी टाइम पीरियड आप डिसाइड करते हो उसके बाद मुझे इतना अमाउंट वापस कर देना। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, आपका जो ये पैसा है, अब देखिए आप इसको ऐसे एसेट्स तो नहीं दिखा सकते क्योंकि अभी लोन में कभी कभी चांसेस रहते हैं पे हुआ नहीं हुआ, उसके लिए आप सिक्योरिटीज़ बनाते हो अपनी ताकि आपको मिल जाए वो पैसा, लेकिन आप इसको कहाँ शो करते हो, बुक डेब्ट्स में और सन्ड्री डेब्टर्स में। ठीक है, इन दोनों में से किसी जो भी आप टर्म यूज़ करना चाहो उसमें शो होता है। अब इसके बाद क्या होता है, ये आपके एसेट साइड में होता है। उसके बाद क्या होता है, अगर द बैंक प्रोवाइड फाइनेंस अगेंस्ट दीज इन अ फैशन सिमिलर टू दैट फॉर इन्वेंट्री, the borrower submits a statement of book debts and bank calculate the drawing power by deducting the applicable margin। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, मान लीजिए आपके जो रिसीवेबल्स हैं, सन्ड्री डेब्टर्स हैं, उसके अगेंस्ट में अगर आप बैंक से फाइनेंस करवाना चाहते हो, ठीक है, आपने बोला मेरे पास इतना अभी क्रेडिट मेरे पास आएगा तब तक के लिए आप मुझे इतना पैसा दे दो। ठीक है, तो बैंक को क्या करता है, वो बैंक को वो डेप्थ वाले बुक्स शो करता है, जो अकाउंट्स होते हैं उनको वो शो करता है। बैंक से उसमें से अपना एप्लीकेबल जो भी मार्जिन होता है, जैसे क्योंकि 100% कभी कोई बैंक नहीं देता है। ठीक है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं जहाँ पे बोर्ड अप्रूवल चाहिए होता है कि 100% करना है, अदरवाइज क्या होता है आपका 80-90 जो भी मार्जिन बैंक के गाइडलाइंस के हिसाब से होते हैं पर्टिकुलर बैंक्स की, वो उसके हिसाब से मार्जिन निकाल के आपको ड्राइंग पावर जितनी उसकी होती है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके आपको वो फाइनेंस कर देता है उस अकाउंट के अगेंस्ट में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अनदर मेथड जो होता है ऑफ सेल्स इज थ्रू बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय द सेलर ऑन द परचेजर इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, नेक्स्ट एक आपका एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, आपने सेल करने से पहले बिल ऑफ एक्सचेंज बनवा लिया। ठीक है, सेलर के उस पर बनवा लिया। कैसे, देखो, अगर इफ नो क्रेडिट इज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर अ डिमांड बिल इज ड्रॉन। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, अगर आप कस्टमर को कोई क्रेडिट नहीं दे रहे हो, आपने एक डिमांड बिल ड्रॉन कराते हो। डिमांड बिल कैसे बनता है, ये आपने लिखा लिया कि ये मिस्टर हैं, इनके इस कंपनी का है, इनको आपने ये परचेज किया है और आपको इतने टाइम के बाद या इतने उसमें आपको फलाना फलाना देना है पैसा। ठीक है, जैसे देखिए ना, इफ बैंक परचेजेस द बिल इट प्रोवाइड्स इमीडिएट क्रेडिट टू द सेलर ड्रॉर ऑफ द बिल विच मे बी इवन 100% ऑफ द बिल अमाउंट आफ्टर कलेक्टिंग द यूजुअल चार्जेस। ठीक है ना, मीन्स क्या हुआ, ऊपर वाले में तो देखो बैंक अपना मार्जिन लेता है, लेकिन जब बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हो जाता है तो उसका मतलब होता है जिसको आपने पैसा दिया है वो आपको पूरा देगा पैसा। तो बैंक क्या करता है, उस पर 100% आपका जो होता है ना फाइनेंस कर देता है। जैसे अगर आपका मान लीजिए 2 लाख 3 लाख था तो बैंक आपको पूरा 3 लाख रुपये दे देगा जितना भी आपका रहा। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज के वैल्यू रही उसमें। ठीक है, अब जो आपके यूजुअल चार्जेस होते हैं वो आपको उसमें से काट के दे सकता है, आप उसको अलग से पे कर दो, वो अलग चीज़ है। ठीक है, इन केस ऑफ आइदर परचेज और कलेक्शन द बैंक ब्रांच एट द परचेजर प्लेस प्रेजेंट द बिल टू हिम एंड डिलीवर्स द ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स टू हिम अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ द बिल। इन केस ऑफ कलेक्शन till the payment is credited to the seller account the amount is shown as a book debt in his book. In case of purchase of the bill by the bank the amount of bill is not presented in the books। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, अगर आप जो वो है मतलब परचेज या कलेक्शन कर रहे हो, ठीक है, परचेज हो रहा है प्लेस में, तो आप क्या करते हो, बिल उसको प्रेजेंट करते हो और जो उसके ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे आप उसको कर रहे हो, जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसके पास सामान पहुंच रहा है, वो उसको शो करते हो और उसके अगेंस्ट में पेमेंट ले लेते हो। ठीक है, और अगर आपका कलेक्शन होना है, ठीक है, आपका पेमेंट आना है, तो जब तक पेमेंट सेलर के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो जाता तब तक वो उसके बुक डेप्थ में आता है। लेकिन अगर बैंक ने उसको परचेज कर लिया है तो वो उसके बुक डेप्थ में नहीं आएगा ना, क्योंकि फिर तो वो उसके लिए लायबिलिटी हो गई, क्योंकि उसको वो बैंक को पे करना है, मतलब वो अपने में भी शो कर रहा है, फिर एक उसका सन्ड्री क्रेडिटर वाला एक अकाउंट होता है उसमें भी शो कर रहा है। ठीक है, इस टाइप से आ जाता है। If the credit is to be provided on the sales, a bill of exchange is called usance bill mentioning the period of payment is drawn on purchaser and is expected by him। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे तो ये था कि आपका कोई भी जो पहला वाला हमने पढ़ा, यहाँ पे तो ये था कि इसमें कोई भी टाइम पीरियड नहीं दे रखा है। ठीक है, जब भी बिल ड्रॉन होगा आप उसको डॉक्यूमेंट्स दोगे, वो आपको वो बिल का बदले पैसा देगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक टाइम पीरियड होता है, जैसे वो टाइम मतलब उसमें क्या होगा कि
आपको वो टाइम मतलब एक पीरियड मेंशन होता है, जैसे 2 महीने 3 महीने, उसके बाद आप उसको बिल शो करोगे और वो आपको वो पैसा दे देता है, ठीक है। डिस्काउंट भी हो जाते हैं बिल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसको हम बिल रिसीवेबल्स में शो करते हैं, ठीक है। ये जो होता है ये बिल रिसीवेबल्स में शो होता है, ठीक है। जब आप ये जो हम BFM में या फिर JIB SEBI के टाइम पे हमने जो ये लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़े थे ना, ये सारा प्रोसेस सेम ही है, बस यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि कैसे बैंक उसके अगेंस्ट में फाइनेंस कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, देखो बिल फाइनेंस में 3 कंडीशंस होती हैं, मतलब 3 टर्म्स यूज़ होते हैं, परचेज, डिस्काउंट एंड नेगोशिएशन। परचेज क्या होता है, अगर डिमांड बिल है, ठीक है, जो कि यहाँ था फर्स्ट ऑप्शन में डिमांड बिल था, तब हम उसको परचेज करते हैं कि जैसे उसके पास बिल ड्रॉन है, उसने हमें बेच दिया, हमने परचेज कर लिया और उसके बदले अगेंस्ट में कस्टमर से पैसा ले लिया, ठीक है। फिर होता है डिस्काउंट, आता है यूसेंस बिल के केस में, ठीक है। ऑब्वियसली चीज़ है, अगर आप यूसेंस बिल है तो आप क्रेडिटर जिसको आपने पैसे, जिसके साथ आपने बिल ड्रॉ किया है, उसको तो टाइम पीरियड में मांगोगे पैसा। लेकिन अगर आपको पहला पैसा चाहिए तो आप बैंक को जाके उसको फाइनेंस करवाओगे तो बैंक आपको डिस्काउंट करके देगी ना वो चीज़, तो वो यूसेंस बिल के केस में होता है। नेगोशिएशन क्या होता है, इन केस ऑफ बिल्स विच आर ड्रॉन अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन बाय द परचेजर बैंक, ठीक है। नेगोशिएशन वहाँ पे होता है जहाँ पे LCs वगैरह ओपन होती हैं बैंक के, परचेजर बैंक के द्वारा, जो परचेजर है जो खरीद रहा है उस बैंक के द्वारा जो LCs ओपन होते हैं ना, उसको हम नेगोशिएट करते हैं। मीन्स सिंपल टर्म्स में, डिमांड बिल को आप परचेज करते हो, यूसेंस बिल को आप जो है वो डिस्काउंट करते हो, और आपका जो LCs है उनको आप नेगोशिएट करते हो, ठीक है। ये 3 टर्म्स होते हैं, याद रखना है आपको अच्छे से। इसके बाद आपका देखिए ये भी होता है कि आपका जब तक ये पैसा अगर आपको नहीं मिल जाता है, कुछ भी रहता है, अगर मतलब बिल विदाउट रिकोर्स टू ड्रॉ है, ठीक है, अगर आपका ये कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ में आता है, इफ़ बिल आर नॉट विदाउट रिकोर्स टू ड्रॉ, ठीक है, अगर इसमें नहीं लिखा हुआ है विदाउट द रिकोर्स टू ड्रॉ तो आपको कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ में आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं गाइडलाइंस ऑफ RBI फॉर डिस्काउंटिंग री डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स बाय द बैंक, ठीक है। नॉर्मल गाइडलाइंस है, इतना पेपर में आता नहीं है, हम 1-2 देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट लग रही है, बाकी इतना डिटेल में इसमें जाने की जरूरत नहीं है। देखो, बैंक्स में सैंक्शन वर्किंग कैपिटल लिमिट एज ऑल्सो बिल लिमिट टू बोरोअर आफ्टर प्रॉपर अप्रेजल टू द क्रेडिट नीड्स एंड इन अकॉर्डेंस विद द लोन पॉलिसी एज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। वही चीज़ कि अगर आपने जैसे किसी को वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कराना है तो वो क्या करता है, पहले तो अप्रेज कराता है, जब अप्रेजल हो जाता है फिर उसके हिसाब से जो बैंक के बोर्ड ऑफ जो बोर्ड होता है वो देखता है कि सैंक्शन करना है नहीं करना है, ठीक है। अब आपका डिफरेंट रहता है, कभी ब्रांच लेवल, छोटा अमाउंट है ब्रांच लेवल पे हो गया, बड़ा अमाउंट है तो उससे हायर लेवल पे जा रहा है, इस टाइप से ही रहता है। तो मतलब ये देखा जाता है कि कितना सैंक्शन हो सकता है, अप्रेजल लेवल पे देखा जाता है, ठीक है, उसके हिसाब से डिस्काउंट करते हैं, उस हिसाब से। चलो इसमें इतना ही था, बाकी इतना ज़्यादा फोकस करने वाला नहीं है, कुछ और पॉइंट्स भी दे देंगे, जैसे अगर आपका LC कहीं नेगोशिएट होती है, इश्यू होती है, डिस्काउंटेड होती है, तो उसके बाद जो इशूइंग बैंक होता है उसका एक्सपोजर रहता है, बोरोअर का एक्सपोजर नहीं रहता है, ठीक है। जेन्युइननेस होनी चाहिए आपकी, विदाउट रिकोर्स है, विद रिकोर्स है, ये सब एक्सप्लिसिटली मैंशनड होना चाहिए आपके LCs में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइप से कुछ रूल्स हैं, इतना है नहीं कि हम इतना इस पर फोकस करें। अब हम मेन पॉइंट्स पे चलते हैं जो कि कुछ पेपर में आते हैं। एक तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, जो आपके MSMEs होते हैं उसके लिए ये स्कीम सेटअप की गई है कि कैसे उनको जो आपके रिसीवेबल्स होते हैं उसके वे पे आपको मतलब फाइनेंस करा जा सके उसके अगेंस्ट में, ठीक है। देखो लिखा भी है फ्रॉम कॉर्पोरेट अदर बायर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है। तो इनके थ्रू मल्टीपल फाइनेंशियर्स होते हैं आपके पास, ठीक है, इनसे आप कर सकते हो। इट इज़ एम टू इम्प्रूविंग फ्लो ऑफ फंड्स टू MSME सेक्टर बाय रिड्यूसिंग द रिसीवेबल रियलाइजेशन साइकिल्स, ठीक है। मीन्स क्या होता है, इसमें क्या करते हैं MSME, इस स्कीम की वजह से MSME सेक्टर्स में एक तो ये हो जाता है कि आपका जो पैसा है वो वर्किंग में रहता है, रियलाइजेशन साइकिल चेंज हो जाते हैं। देखिए आज मैंने ले लिया, मैंने आपको फाइनेंस कर दिया, तो रियलाइजेशन साइकिल जो है ना वो छोटी होगी ना, जैसे मुझे ज़रूरत है मैंने आपसे लिया, आपको ज़रूरत है आपने इनसे ले लिया, इनको ज़रूरत है इन्होंने बैंक से ले लिया, तो इस टाइप से एक ईजी हो जाता है। इस स्कीम को सेटअप ही इसलिए किया गया था कि सब लोग आपस में करके कर सकें। इट इज़ एम टू इम्प्रूव, देखो हो गया TREDs अलाउज SMEs टू पोस्ट दियर रिसीवेबल्स ऑन द सिस्टम एंड गेट दम फाइनेंस, ठीक है। मतलब क्या करता है ये ऐसा जो ये MSMEs हैं इनको इनके रिसीवेबल्स को सिस्टम में करता है और जिसकी वजह से फिर जिसको चाहिए होता है वो इनको फाइनेंस कर देते हैं। दिस नॉट गिव ओनली गिव्स देम ग्रेटर एक्सेस टू फाइनेंस बट ऑल्सो पुट्स ग्रेटर डिसिप्लिन ऑन कॉर्पोरेट्स टू पे देयर ड्यूज ऑन टाइम, ठीक है ना। ऑब्वियसली चीज़ है, एक तो आपको पैसे का फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है, क्या होता है ना, जिसको ज़रूरत है उसने अपना डाल दिया, जिसके पास ज़्यादा है उसने उसको दे दिया,
तो इस तरीके से एक तो पैसा फ्लो में रहता है, आपका पैसा होल्ड नहीं हो रहा है कहीं पे। और सेकंड चीज़ ये है कि आपका जो कॉर्पोरेट्स हैं फिर उनके कुछ ना कुछ रूल सेटअप्स के अंडर में रहता है, जिससे उनको टाइमली ड्यू पे भी करना पड़ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, बहुत अच्छा डिसिप्लिन आ जाता है कॉर्पोरेट सेक्टर में, और पैसा भी मूविंग कंडीशन में रहता है। आपकी गाइडलाइंस के लिए एक इन्होंने लिंक दे रखा है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। और देखिए ईडीज ये जो है ऑथराइज पेमेंट सिस्टम है, ठीक है, सब्जेक्ट टू ओवरसाइट ऑफ आरबीआई अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स पीएसएस एक्ट 2007 के अंडर में आता है ये, ठीक है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका नॉन फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अभी तक तो हम जितना देख रहे थे वो हम ये देख रहे थे फंड बेस्ड चल रहा था, अब हम नॉन फंड बेस्ड भी देखते हैं। कुछ एंटरप्राइजेस ऐसे होते हैं जिनको ये ज़रूरी नहीं होता कि फंड्स के ही थ्रू फाइनेंस करें, वो गारंटीज चाहते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट्स चाहते हैं, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज चाहते हैं, जिसमें तो फिर ऐसे में क्या होता है वो नॉन फंड बेस्ड चीज हुआ, जब उनकी ज़रूरत होती है, नेगोशिएट होता है, तभी उनका फंड जो है ना वो यूज़ होता है, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या होता है, दीज डू नॉट अपीयर इन द असेट्स ऑफ द बैंक और द लायबिलिटीज ऑफ द एंटरप्राइजेस, ठीक है। क्या होता है, क्योंकि इसमें कोई आउटले ऑफ फंड्स नहीं होता है, ठीक है, मतलब कोई भी फंड्स का आउटफ्लो इनफ्लो नहीं हो रहा है, इस वजह से ना ये तो बैंक की एसेट साइड में आता है और ना ही किसी एंटरप्राइजेस की लायबिलिटी साइड में आता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ आपका, बोथ बैंक एंड एंटरप्राइजेस बिकॉज इन केस ऑफ लायबिलिटी अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ दीज आइटम्स द banks has to fulfill its obligation and get the reimbursement from the enterprises on whose behalf this obligation was taken, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जैसे मान लीजिए हो गया काम सारा, परचेज और आपकी एलसीज थी, परचेज हो गया, सेल हो गया, सब कुछ हो गया। अब जिस बैंक जिससे आपको रिम्बर्समेंट देना था, जैसे आपने तो क्या किया, सेलर को पे कर दिया, ठीक है, जिसने करा, अब आपको जहाँ से आना था पैसा आप उसको रिम्बर्समेंट भी कराते हो, ठीक है, उस बिहाफ की ये ऑब्लिगेशन आपको मिल चुकी होती है, फुलफिल करते हो आप ऑब्लिगेशन, ठीक है, जहाँ देना होता है वहाँ देते हो, अगर किसी ने कहा कि नहीं हो पा रहा है तो आप उसको देते भी हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। फिर आपकी आती है गारंटीज़। गारंटीज़ क्या होता है, गारंटीज जो होता है बिहाफ कस्टमर करता है फॉर वेरियस पर्पजेज होते हैं, ठीक है। गारंटीज जो एग्जीक्यूट करता है बैंक, दो तरीके से होते हैं, परफॉर्मेंस गारंटी एंड फाइनेंशियल गारंटी, ठीक है। परफॉर्मेंस गारंटी जो आपकी होती है उसमें क्या करता है, रीइंबर्समेंट होता है मॉनेटरी लॉस, ठीक है, किस वजह से होता है, अराइजिंग ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अंडर परफॉर्मेंस ऑफ बायर ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, जो परफॉर्मेंस गारंटी होती है किसी जिसके के साथ आपने बिल ड्रॉ किया है, अगर उसके में परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, कंपनी नहीं कुछ ऑपरेट कर पा रही है या अंडर परफॉर्मेंस हो गया, उतना नहीं हुआ उसके पास, तो उसकी वजह से जो मॉनेटरी लॉस होता है उसको रिइंबर्समेंट कराने के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है फाइनेंशियल वाला गारंटी, फाइनेंशियल गारंटी। फाइनेंशियल गारंटी में क्या होता है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन करने के लिए होता है, जैसे कुछ उसने बोला कि ठीक है, अगर मेरे पास ऐसा, जैसे एग्जांपल देखिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रहा है, अर्नेस्ट मनी है, पेमेंट ड्यूज है किसी चीज़ में, तो उसके लिए आप लेते हो कि मैं एक गारंटी ले रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन अगर हो जाए तो बैंक मेरी तरफ से पे कर देगा, ठीक है। तो उस चीज़ में होता है फाइनेंशियल गारंटी आपकी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स। को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स का क्या होता है, इसमें होता है बाय प्रोवाइडिंग दिस फैसिलिटी टू कस्टमर द नीड फॉर वर्किंग कैपिटल फाइनेंस फ्रॉम द बैंक इज रिड्यूस टू क्रेडिट प्रोवाइडर बाय द सप्लायर, ठीक है। मतलब इसमें आप एक साथ जैसे बिल कर रहे हो, देखो ये मेन लाइन ये पढ़ लेते हैं, सप्लायर ऑफ गुड विल बी मोर विलिंग टू पुट क्रेडिट टू द परचेजर बैंक इफ द बिल ऑफ एक्सचेंज ड्राइड बाय हिम और परचेज बाय एक्सेप्टेड बाय हिम इज आल्सो एक्सपेक्टेड बाय द बैंक, ठीक है ना। को एक्सेप्ट कर रहा हो बिल को, जैसे एक किसी ने बिल ड्रॉ किया, ठीक है, और आप उसको बैंक जो है ना उसको भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसको एश्योरेंस हो जाता है ना कि हाँ बैंक ने भी इसको कर लिया, इट मीन्स ये जेन्युइन है, अगर कुछ ऐसा इश्यू आएगा एंड में तो बैंक इसको हमें रिम्बर्स कर देगा या बैंक हमें इससे पैसा दिलवा देगा, तो वो चीज़ एक शॉर्ट साइड हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस लोगों को चाहिए होता है उसको रिड्यूस कर देता है, और जिसकी वजह से क्रेडिट प्रोवाइड जो होते हैं सर्विस को, क्योंकि आप क्रेडिट दे रहे हो ना कस्टमर को, अगर कोई बिल एक्सचेंज बना रहे हो जिसको बैंक को एक्सेप्ट कर रहा है तो आपने क्रेडिट दिया सप्लायर को, उसकी वजह से जो उनको वर्किंग फाइनेंस कैपिटल कहीं से भी गेन करनी होती है, चाहे बैंक से फाइनेंस करना हो चाहे कहीं और से फाइनेंस करना हो, उसमें रिड्यूस हो जाता है ना, वो डिक्रीज हो जाता है ना अमाउंट। तो इस वजह से ये एक अच्छी एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स अच्छा एक वे माना जाता है मनी को कैपिटल को गेन करने का। फिर आपका होता है आरबीआई गाइडलाइंस और गारंटीज एंड को एक्सेप्टेंस। बेसिक देख लेते हैं, ये भी इतना आता नहीं है पेपर में और इतना डिटेल में नहीं आएगा। बैंक गारंटी शुड नॉर्मली हैव अ मैच्योरिटी ऑफ नॉट मोर देन लेस देन
10 ईयर्स, ठीक है। मीन्स जो बैंक गारंटी होती है उसका आप 10 ईयर्स से ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं होती है, ठीक है। बाई इशूइंग गारंटीज फॉर पीरियड बियॉन्ड 10 ईयर्स, आपको बैंक से जो होता है ना एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट होता है उससे आपको करना होता है, एडवाइस लेना होता है। फिर है प्रिकॉशन क्या होता है गारंटी यूज करते टाइम, एज बैंक अवॉइड इशूइंग अनसिक्योर्ड गारंटीज, ठीक है। अनसिक्योर्ड गारंटीज नहीं देना है इन लार्ज अमाउंट्स में और मीडियम और लॉन्ग टर्म पीरियड्स के लिए, ठीक है। अगर आपको अनसिक्योर्ड गारंटी देनी भी है तो आप शॉर्ट टर्म के लिए दोगे और बहुत छोटे अमाउंट के लिए दोगे, क्योंकि इसमें क्या होता है अनसिक्योर्ड गारंटीज में कमिटमेंट जो होता है वो अवॉइड करते हैं ना किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप और कस्टमर से, इसलिए the unsecured guarantees on account of any individual constituent should be limited to a reasonable proportion of the बैंक्स टोटल अनसिक्योर्ड गारंटी, ठीक है। मीन्स क्या होता है बैंक ने जितना एक अथराइज कर रखा है कितना अनसिक्योर्ड गारंटीज दे सकते हैं उसी के अंडर में रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, बैंक्स में गिव डेफर्ड पेमेंट गारंटी ऑन एन अनसिक्योर्ड बेसिस फॉर मॉडेस्ट अमाउंट टू फर्स्ट क्लास कस्टमर हु हैव एंटर्ड इनटू डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट इन कंसोर्शन विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है। मीन्स गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से अगर कोई अनसिक्योर डेफर्ड पेमेंट लेना चाहता है तो हम उसको वो गारंटी दे सकते हैं, पर वो गवर्नमेंट पॉलिसीज के यूज़ के थ्रू या उसी के अंडर में कहीं पे आना चाहिए, ठीक है। इस टाइप से ही सारा दे रखा है, प्रिकॉशंस है, मतलब आपको ये ना देखिए अगर आप सिक्योर्ड गारंटी यूज़ कर रहे हो तो फिर कोई इशू नहीं है, आप दे सकते हो कितने भी टाइम पीरियड तक दे सकते हो, ज़्यादा अमाउंट का ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए दे सकते हो। पर अगर अनसिक्योर्ड होता है तो आपको बहुत सी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। इसके बाद आपका आता है बैंक गारंटी स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें आपका ये है कि कौन कौन से बैंक ने अडॉप्ट किया है गारंटीज़ हैं, ठीक है। स्पीड अप प्रोसेस होता है, जेन्युइन होता है, आप उसके डेजिग्नेशन कोड देखते हो, बैंक ऑफिसर साइन करते हैं, पीएफ नंबर्स वगैरह लिखे जाते हैं, ठीक है। सारा वो सब चीज़ें हैं, तो इतना इसमें डिटेल में आता नहीं है तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद आपका होता है इररिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट्स, ठीक है। मीन्स कि आप रिवोक नहीं कर सकते हो, अगर कोई इशू हुआ है किसी कस्टडियन बैंक ने कोई भी इशू किया है ये चीज़, तो इसके अगेंस्ट में क्या होता है उसको राइट होता है कि वो किसी भी तरीके से पेमेंट ले, चाहे आप कोई सिक्योरिटीज वो कैसे, तो उसको वो एक अमाउंट जो इशू आपने जिसके बेसिस पे किया है वो उसको मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एक होता है ये रिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट्स होते हैं, ठीक है। आप गारंटी दे सकते हो शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर कमोडिटी ब्रोकर्स के, उसके लिए भी गारंटी दे सकते हो कि मिनिमम कितना होता है, मिनिमम कैश मार्जिन ऑफ 25% आपको देना होता है जो ऐसी गारंटीज बैंक को इशू होती हैं, ठीक है। तो ऐसा ये है, मैं ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जा रही हूँ, इतना बस जितना ज़रूरी है उतना बताती जा रही हूँ क्योंकि ये इतना ही आता है, इसमें इतना ज़्यादा नहीं आता है। अब देखिए अप्रेजल ऑफ गारंटी एंड को एक्सेप्टेंस लिमिट। बैंक गारंटी क्या होता है, एंटरप्राइजेस को रेगुलर बेसिस पे है या ऑड बेसिस पे उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब क्या होता है नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस में रिक्वायर गारंटी इन फेवर ऑफ कस्टमर डिपार्टमेंट फॉर रिलीज ऑफ इम्पोर्टेंट गुड्स, ठीक है। तो जैसे आपका क्या हुआ ना, जैसे मान लीजिए किसी को ऐसे उसके लिए चाहिए कस्टमर डिपार्टमेंट के लिए जहाँ इंपॉर्टेंट गुड्स के लिए वो कर रहा है, मे बी बेसिक जो आपका जो असेसमेंट होता है वो पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे, द सैंक्शन ऑफ रेगुलर बैंक गारंटी लिमिट इज रिक्वायर्ड फॉर सम बिजनेस लाइक कॉन्ट्रैक्टर्स हु हैव टू प्रोवाइड अ गारंटी ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ टेंडर्स, रिसीप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट्स, ठीक है। तो ऐसे वाले जो होते हैं इनकी बिजनेस और नेचर के हिसाब से, जैसा एक तरीके से आप ऐसे समझिए, जो मैंने लाइन पूरी पढ़ी इसका मतलब ये था कि कहीं कहीं कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ रेगुलर बेसिस पे आपको अप्रेस करके वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकते, उसके बेसिस पे फाइनेंस नहीं कर सकते, तो वहाँ पे क्या होता है जो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, नेचर ऑफ बिजनेस होता है, ठीक है, टर्म्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट्स के, उसके बेसिस पे कभी कभी बैंक इशू कर देता है गारंटीज, ठीक है, को एक्सेप्ट कर लेता है बिल्स। तो वो सब चीज़ें इसके अंदर में है। लेटर ऑफ क्रेडिट है, लेटर ऑफ क्रेडिट देखिए मैंने आपको बार बार हमने बीएफएम में भी पढ़ा है, जेआईबी के टाइम पे भी पढ़ा था कि लेटर ऑफ क्रेडिट इसलिए इशू किया जाता है कि मान लीजिए हम किसी से बाइंग एंड सप्लाइंग कर रहे हैं जिसमें हमें थोड़ा सा हम नहीं ज़्यादा जानते, हमने जानते भी हो तो भी हम एक सेफ्टी साइड के लिए हम ये करते हैं कि हमें हाँ अगर हमें कुछ हो जाए तो हमें पैसा हमें मिल जाए, ठीक है, या हमें जो हमने सामान के बदले हमने जो पैसा दे दिया है वो हमें सामान मिल जाए या उसका इक्विवेलेंट मनी ही हमें वापस रिटर्न हो जाए, तो उसके लिए एलसीज इश्यू होती है जिसमें दोनों पार्टीज़ का ये रहता है कि हमने बैंक से वो एलसीज लेते हैं कि हम पे कर देंगे, ठीक है। और अगर पे फिर उसके बाद बैंक उसको पे कर देता है जब वो काम हो जाता है, और उसके बाद बैंक जिसने ये एलसी की होती है उससे रिम्बर्स कर लेता है, ठीक है। तो इस टाइप से पूरा प्रोसेस रहता है और इसमें क्या होता है श्योर साइड हो जाता है कि बायर का भी काम हो जाएगा, सेलर का भी काम हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से रहता है।
अब देखिए अप्रेजल ऑफ एलसीज कैसे लिमिट क्या होती है। एक तो एवरेज अमाउंट ऑफ ईच एलसी कि आपका कितना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है मतलब हम करते हैं कि कितना आपका सप्लाई हो रहा है, कितना ट्रांसपोर्ट ऑफ हो रहा है, कितना डिस्काउंट हो रहा है, उन सबको लेके हम एक एवरेज अमाउंट निकाल लेते हैं एक एलसी का, ठीक है, उसके बेसिस पे अप्रेज करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ओपनिंग, अगर कोई कस्टमर है बार बार एलसी ओपनिंग कर रहा है तो हम उसको 12 से डिवाइडेड करके भी देखते हैं कि जैसे कितनी फ्रीक्वेंसी रही। अगर मान लीजिए किसी कस्टमर ने बहुत सारी खोली तो हम उसे 12 से डिवाइड करके देखते हैं एक ईयर के लिए कि कितनी एलसीज एवरेज में ओपन हुई है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी क्या रही है उसकी ओपन होने की। फिर हाउ मैनी एलसी विल बी आउटस्टैंडिंग एट ए पर्टिकुलर टाइम। अब जैसे हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसका चेक कर रहे हैं, जैसे किसी ने आया कोई ओपनिंग कराने के लिए, तो आप ये चेक करते हो कि उस पर्टिकुलर टाइम पे कितनी उसकी एलसीज अभी भी जो है आउटस्टैंडिंग खड़ी हैं, ठीक है, वो हिसाब से हम देखते हैं। तो ये सब चीज़ें हम इसमें चेक करते हैं और हम इसमें ये अंदाज़ा लगाते हैं कि कितना हम इसका कर सकते हैं और कितना इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे देखो इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है, इफ लीड टाइम इज 10 डे, ट्रांजिट इज 20 डेज एंड यूसेज पीरियड इज 6 मंथ, द टोटल टाइम फॉर विच एलसी विल रिमेन आउटस्टैंडिंग इज 7 मंथ, ठीक है। इफ कंजम्पशन ऑफ गुड्स इज ₹6 करोड़ पर ईयर एंड EOQ इज ₹1 करोड़, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग एलसी इज एवरी 2 मंथ, इट मीन्स दैट एनी पॉइंट ऑफ टाइम देयर विल बी 4 एलसीज आउटस्टैंडिंग। क्योंकि आपने क्या किया, आपका जो 7 मंथ निकला, ये जो आपका आउटस्टैंडिंग निकला, इसको आपने डिवाइड कर दिया है 2 मंथ से, 7 डिवाइडेड बाई 2 एंड राउंडेड ऑफ नेक्स्ट टू फिगर, तो फिर क्या होता है 4 हो गया आपका, ठीक है। एज द अमाउंट ऑफ ईच एलसी इज ₹1 करोड़, द टोटल एलसी लिमिट विल बी ₹4 करोड़, ठीक है। आपका कैसे निकला, जैसे इसने बोला कि 10 ट्रांजिट पीरियड था, 20 डेज ये था और 6 मंथ ऐसे आपका था, तो आपका टोटल टाइम कितना आ गया, 7 मंथ के अराउंड आ गया ना, ये 30 हो गया, ये 6 मंथ हो गया, तो 7 आपका आउटस्टैंडिंग 7 मंथ आ गया। जब आपका इन्होंने वो निकाला कि कंजम्पशन 6 करोड़ हो रहा है और EOQ जो आपका एक एवरेज बैलेंस है वो आपका 1 करोड़ है, फ्रीक्वेंसी आपकी 2 मंथ में हो रही है, तो 7 को आपने 2 से डिवाइड किया तो आपका 4 राउंड ऑफ करके आ गया, तो और उसकी 1 करोड़ एक की लिमिट है, तो 4 की कितनी होगी, 4 करोड़ होगी। तो इसने यही बोला कि इसकी एलसीज की जो लिमिट है जो अभी करेंटली आउटस्टैंडिंग वे में है वो आपकी हो जाती है 4 करोड़ हो जाती है। तो जब हम सैंक्शन करेंगे किसी को एलसी, तो हमें पता है कि अब इसकी 4 करोड़ की चल रही है, उसकी लिमिट हमने इतनी सेट कर रखी, तो उतना ही तो दे सकते हैं, आप किसी को किसी के लिमिट से ऊपर तो दोगे नहीं, आपको पता है वो भी पे नहीं कर पाएगा। तो वही चीज़ है कि अप्रेजल कैसे करते हैं एलसी लिमिट्स को, ठीक है। अब सैंक्शन ऑफ नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज टू नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बोरोअर्स, इसमें क्या होता है, आरबीआई ने पहले हम नहीं देते थे ऐसे, लेकिन अब आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस रिलैक्स्ड कर दी हैं, जिसमें क्या होता है जो रिस्ट्रिक्शन थे इम्पोज थे वो हटा लिए गए हैं। रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाए थे, क्योंकि फ्रॉड होने के चांसेस रहते थे, डाइवर्जन ऑफ फंड हो जाता था, तो हम क्या करते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशन जो बोरोअर्स होते हैं उनको नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज़, जैसे आपको एलसीज दे रहे हैं, गारंटीज दे रहे हैं, ये सब प्रोवाइड करा देते हैं उनको, ठीक है। और ये फैसिलिटीज से क्या होता है फ्रॉड होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं और ये ट्रेसेबल भी हो जाता है, इनको आप ट्रेस कर सकते हो, फंड्स का कोई यूज़ नहीं है, तो ये बहुत ईजी वे में आपको फ्रॉड से बचाता भी है, ठीक है। अब अदर इश्यूज रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, आपका जो एक है कमर्शियल फैक्टर पेपर्स है। कमर्शियल पेपर क्या होता है, अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है ये आपका, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट होता है जिसमें आप ये कहते हो कि इतने पे हम इतना करके आपको इतने टाइम पीरियड में वापस कर देंगे, जैसे जिस तक जैसे मैं इसने बोला कि कंपनी वुड बी एलिजिबल टू इशू सीपी प्रोवाइडेड बाय इट्स टेंजिबल नेटवर्थ इज नॉट लेस देन 4 करोड़, ठीक है। अगर किसी के 4 करोड़ से ऊपर है तो उसको एलिजिबल है कि वो सीपी इशू कर सके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है, इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हमने जेआईबी में इसको डिटेल में पढ़ा है, मैंने वीडियो प्रोवाइड करा भी दिया, आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं, इसका पूरा डिटेल्ड एकदम एक्सप्लेनेशन है। फैक्टरिंग क्या होता है, फैक्टरिंग होता है द फाइनेंशियल इज कॉल्ड फैक्टर एंड कैन बी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मतलब ये फाइनेंसिंग होता है रिसीवेबल्स के लिए। इसमें क्या करते हैं, द फैक्टर नॉट ओनली परचेज द बुक्स डेट रिसीवेबल ऑफ द क्लाउंट्स बट मे ऑल्सो कंट्रोल द क्रेडिट गिवन टू द बायर एंड एडमिनिस्ट्रेट द सेल्स लेजर, ठीक है। मतलब फैक्टरिंग क्या होता है, जो फाइनेंशियल एक हम इसको एक फाइनेंशियल को बोलते हैं, जो ये काम करता है फाइनेंसिंग से रिलेटेड, उसको हम फैक्टरिंग कर रहा है, कैसे कि जो बिल रिसीवेबल्स है वो उनको ले लेता है, खरीद लेता है, उसके बाद उनको कंट्रोल करता है कि किसको पैसा देना है, किस तरीके से पैसा देना है, कितना पैसा देना है, तो ये सब किसके अंडर में आता है, फैक्टरिंग के अंडर में आता है, ठीक है। सब आरबीआई से ऑथराइज होते हैं, कोई ऐसे काम नहीं करते हैं। फिर बैंक फाइनेंस टू फैक्टरिंग कंपनीज, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जैसे फैक्टरिंग कंपनीज है उन्होंने तो फिक्स कर लिया, अब उनको भी कभी कभी जरूरत होती है कि हाँ हमने इतना बड़ा ले लिया, हमें बैंक से फाइनेंस चाहिए, तो बैंक फाइनेंस कैसे करता है, क्या इंक्लूड करता है कि एक तो 50% जो होता है इनकम उसकी होनी चाहिए फैक्टरिंग एक्टिविटी से, रिसीवेबल परचेज जो फाइनेंस जो कर रहा है एटलीस्ट फॉर्म कर रहा है 50% ऑफ द एसेट्स ऑफ द फैक्टरिंग कंपनी,
ठीक है। मीन्स क्या हुआ, जो भी वो काम कर रहा है, जितने भी उसके एसेट्स हो रहे हैं, वो फैक्टरिंग जो उसका रिसीवेबल्स कलेक्ट कर रहा है उसके बेसिस पे फॉर्म करना चाहिए। 50% उसका एसेट उस बेसिस से आना चाहिए, तब बैंक उसको फाइनेंस कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद फोरफिटिंग होता है। फोरफिटिंग आपका क्या होता है, दिस इज सिमिलर टू फैक्टरिंग बट इज यूज ओनली इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड वेयर द सेल इज सपोर्टेड बाय द बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, फोरफिटिंग आपका कैसे होता है, सेम वर्किंग है फैक्टरिंग की जैसे, पर इसमें एक्सपोर्ट के टर्म्स में हम यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे आपका बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट यूज़ हो रहा है। फाइनेंशियल क्या करते हैं, डिस्काउंट करते हैं इस बिल को, और जो अमाउंट होता है उसको कलेक्ट करते हैं बायर्स। जैसे मान लीजिए फाइनेंस आपकी ज़रूरत है, आप आए, आपने इनको से बिल डिस्काउंट करा लिया। अब ये जो फाइनेंशियल है, ये क्या करते हैं, जो अमाउंट होता है, जो भी बायर होता है, उससे ड्यू डेट में जाके उससे वो अमाउंट कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फॉरफिटिंग इज ऑलवेज विदाउट रिकोर्स टू द क्लाइंट। ठीक है, देयरफॉर द एक्सपोर्टर डज नॉट कैरी द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बाय द बायर। अब इसमें क्या होता है, विदाउट रिकोर्स होता है, आप इसको किसी और को असाइन नहीं कर सकते हो, तो इसकी वजह से इसमें कोई डिफॉल्ट का रिस्क नहीं होता है। आप गए, आपने अपना पे लिया, हो गया। ठीक है, इसमें एग्जिम बैंक आपका ऑथराइज कैटेगरी 1 वाले जो बैंक होते हैं ना, मतलब एग्जिम बैंक कर सकता है। ऑथराइज कैटेगरी 1 वाले जो बैंक होते हैं वही केवल परमिटेड होते हैं, किसके लिए, फॉरफिटिंग के लिए। ठीक है, और कोई भी परमिटेड नहीं होता है। इसके साथ ही आपके